आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए दो बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो ये कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और दूसरा ये कि बजट क्या होता है। पहले बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर की, तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। इस तरह से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को ही कहा जाता है एक फाइनेंशियल ईयर। अब बात करें अगर बजट की, तो बजट का नाम सुनते ही आपको एक ही इमेज ध्यान में आएगी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं। लेकिन ये जो भाषण वाला काम होता है वह बजट की सिर्फ पहली स्टेप होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बजट में कुल 3 स्टेप होती हैं और ये तीनों की तीनों स्टेप पूरा करने के बाद में ही गवर्नमेंट को अधिकार मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का, अदरवाइज नहीं। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं इस भाषण वाले पहले स्टेप की। इसके तहत किसी भी साल के फरवरी महीने में फाइनेंस मिनिस्टर जो भाषण देती हैं पार्लियामेंट में, वह असल में एक एस्टिमेट या अनुमान होता है दो अलग अलग चीज़ों का। पहला तो इस बात का कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की कुल इनकम क्या होगी, और दूसरा कि उस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का कुल एक्सपेंडिचर कितना होगा। इन दो चीज़ों का जो एस्टिमेट या अनुमान लगाया जाता है उसी को बजट कहा जाता है। ये तो हो गई एक जनरल डेफिनेशन। इसी को हम कानून की भाषा में ऐसे कहेंगे कि बजट एक ऐसी प्रोसेस है जहां की पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट पेश किया जाता है और इस स्टेटमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली तो गवर्नमेंट की आने वाले फाइनेंशियल ईयर की एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी अनुमानित आय, और दूसरा आने वाले फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित व्यय। इस डेफिनेशन के साथ ही बजट की जो पहली स्टेप है वो तो हो गई है कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण हुआ है और इस भाषण का मतलब ये कहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट को अधिकार मिल गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का, क्योंकि इस फंड से पैसा निकालने के लिए इस भाषणबाजी के बाद दो और काम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और इन दोनों में से अगला काम या अगली स्टेप ये होगी कि गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट बना रखा है अपने एक्सपेंडिचर का या खर्चे का, उसको वो पेश करेगी लोकसभा में एक ग्रांट या अनुदान के तौर पर। यहाँ पर वोटिंग के द्वारा लोकसभा इस ग्रांट या अनुदान को रिजेक्ट भी कर सकती है और पास भी कर सकती है। अब अगर लोकसभा इसको पास कर देती है तो फिर कानून की भाषा में ऐसे कहा जाएगा कि लोकसभा ने अनुदान कर दिया है, या इंग्लिश में कहूं तो लोकसभा हैज मेड द ग्रांट। और ऐसा होते ही फिर बारी आ जाएगी फाइनल स्टेप की यानी तीसरी स्टेप की। इसके तहत जो ये ग्रांट था, अनुदान था, जिसको कि लोकसभा ने पास किया था, उसको रूप दे दिया जाएगा एक बिल या विधेयक का। इस तरह के बिल को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे दे देना या पैसे आवंटित कर देना। इस तरह से ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, ये जब पास हो जाता है तो इसके पास होते ही गवर्नमेंट के पास अधिकार आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का और उस पैसे को उस पर्पस के लिए खर्च करने का जिन जिन पर्पस के बारे में इस बिल में बात की गई है। तो यहाँ पर यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि बजट की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये एप्रोप्रिएशन बिल ही। जब तक ये पास नहीं होता तब तक गवर्नमेंट एक पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकती। अब जब हमने बजट की तीनों स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ लिया है तो अब हम बात स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में जो 3 तरह की ग्रांट्स हैं, फर्स्टली सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, सेकेंडली एडिशनल ग्रांट्स और थर्डली एक्सेस ग्रांट्स, ये तीनों की तीनों ग्रांट्स डिस्क्राइब की गई हैं संविधान के आर्टिकल 115 में। सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री ग्रांट को समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि बजट पेश करते समय गवर्नमेंट ने किसी यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए। अब चूंकि ये बजट में की गई ये घोषणा थी, तो मान लीजिए कि इस पर लोकसभा में ग्रांट पर होने वाली वोटिंग वाली जो प्रोसेस है और जो एप्रोप्रिएशन बिल वाली प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गई, और ये सब होते ही गवर्नमेंट को अधिकार मिल गया ये 1000 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने का। लेकिन जब इस यूनिवर्सिटी का काम खत्म होने को आया
तब पता चला कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तो 200 करोड़ रुपए की और जरूरत है। मतलब टोटल 1200 करोड़ रुपए लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। ऐसे में ये एक्स्ट्रा अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। फिर लोकसभा में उस पर ग्रांट या अनुदान के रूप में वोटिंग होगी और फिर इसके एप्रोप्रिएशन के लिए कानून पास करना पड़ेगा। मतलब इस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए अलग से वो सारी की सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो कि बजट पेश करते समय की गई थी। इसे ही कहा जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। आर्टिकल 115 में सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद जिस दूसरी ग्रांट की बात की गई है वो है एडिशनल ग्रांट। इसे आप कुछ यूं समझिए कि गवर्नमेंट को अचानक किसी ऐसे पर्पस के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई जिसके बारे में उसने ना तो बजट वाले भाषण में कोई बात की थी और ना ही एप्रोप्रिएशन बिल में इसका कोई जिक्र किया था। अब यह तो आपको पता ही है कि एप्रोप्रिएशन बिल में अगर किसी चीज के बारे में बात नहीं की गई है तो उसके लिए तो पैसा गवर्नमेंट को किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। तो ऐसे किसी नए पर्पस के लिए पैसा निकालना हो तो गवर्नमेंट को पहले तो उस नए पर्पस का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा और फिर वह सारी की सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि बजट पेश करने के बाद में की जाती हैं। ये सब करने के बाद ही गवर्नमेंट इस तरह के नए पर्पस के लिए पैसा निकाल सकती है जिसके बारे में कि ओरिजिनल बजट में कोई बात ही नहीं की गई थी। इसे ही कहा जाता है एडिशनल ग्रांट। आर्टिकल 115 में जिस तीसरी और अंतिम ग्रांट की बात की गई है वो है एक्सेस ग्रांट। इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्पल से ही। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बजट में प्रावधान कर दिया 1000 करोड़ रुपए का और एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद में गवर्नमेंट को ये पैसे मिल भी गए। कुछ ही समय में ये यूनिवर्सिटी बन भी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी को बनाने में जो कुल खर्चा आया वो आया 1300 करोड़ का। अब इस एग्जाम्पल में जो 300 करोड़ की एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई इंतजार नहीं किया बल्कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करने के लिए पहले ही खर्चा कर दिया। अब यहां पर अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद में इंतजार करती तब तो वह सप्लीमेंट्री ग्रांट के द्वारा 300 करोड़ की एक्स्ट्रा अमाउंट निकलवा सकती थी। लेकिन यहां तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने से पहले ही 300 करोड़ की ये एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च कर दी। इस तरह के केस में गवर्नमेंट को सहारा लेना पड़ेगा एक्सेस ग्रांट का। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वह तो पहले ही खर्च की जा चुकी है, इसलिए किसी भी तरह के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट में पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधा जो दूसरे नंबर वाली स्टेप है वहां से काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो ये 300 करोड़ की एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको ग्रांट के तौर पर सीधा लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा और उस पर वोटिंग हो जाएगी और फिर इसके एप्रोप्रिएशन के लिए बिल पास कर दिया जाएगा और एप्रोप्रिएशन बिल के पास होते ही गवर्नमेंट को वो एक्स्ट्रा 300 करोड़ मिल जाएंगे जो कि वो पहले ही खर्च कर चुकी है। इसे ही कहा जाता है एक्सेस ग्रांट। तो इस तरह से हमने वो तीनों तरह की ग्रांट्स कंप्लीट कर ली हैं जो कि डिस्क्राइब की गई हैं आर्टिकल 115 में।